हे एवरीवन, कैंग डायनेस्टी के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आई नो मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया है, बट बिलीव मी आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट। एनीवेज और लेट करने का कोई फायदा नहीं है, तो चलो जल्दी से रिकैप करते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कैंग और उसका बेटा स्कारलेट सेंचुरियन अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बना रहे हैं, और वहीं इस बात से अनजान एवेंजर्स अपने पर्सनल लाइफ की निजी परेशानियों में व्यस्त हैं। जहां वांडा और वंडर मैन अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में विचार कर रहे, तो वहीं ट्रायथलॉन अपने पास से लाचार है। टोनी स्टार्क हमेशा की तरह अपने इन्वेंशन से टीम को थोड़ा परेशानी और थोड़ा होप दे रहा है। वहीं एवेंजर्स की दूसरी टुकड़ी, जिसमें कैप, थॉर के सहित अन्य कई एवेंजर्स हैं, वो किसी खुफिया मिशन के लिए सिबेरिया में है। वहां पे एक अचानक से हुए धमाके की जांच करने के लिए वो सब एक जगह एकत्रित हैं। जब ये सब चीजें चली रही थी, उसी समय स्कारलेट सेंचुरियन अर्थ पे अपना प्रपोजल्स लेके आता है। एंड एवेंजर्स के साथ हो रही लड़ाई के दौरान वहां कैंग द कॉन्करर भी आ जाता है। वो उन्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग को तबाह कर देता है, पर कुछ ही वक्त में हमें ये पता चलता है कि ये उसके शतरंज के खेल का एक घोड़ा भी नहीं था, और हम देखते हैं कि उस यूनाइटेड नेशंस में मौजूद सभी लोग सुरक्षित थे। कैंग एवेंजर्स को उनके भविष्य से भयभीत कराता है और बताता है कि कैसे उनके पास एक उपाय है, और वो ये है कि वो सब कैंग के कदमों में लेट जाएं। अब आगे Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun. थॉर, कैप सहित बाकी एवेंजर्स धमाके वाले स्थान पे मौजूद हैं। वो कुछ रेडियो एक्टिव एक्सपर्ट्स के साथ धमाके की वजह जानना चाह रहे, पर इससे पहले वो ज्यादा कुछ जान सके उसी समय एक और धमाका होता है। कैप बाकी एवेंजर्स को लीड करते हुए धमाके की दिशा की ओर बढ़ते हैं। मैनहट्टन में हुए धमाके के बाद अभी कुछ ही समय बीता था, और यूएस गवर्नमेंट, जैसा कि हर मूवी, सीरीज और कॉमिक्स में करती है, वो अपने एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ बिना कुछ बुद्धि लगाए वहां पे पहुंच जाती है। इस धमाके के बाद सिर्फ वहां के कॉमन सिटीजन्स ही नहीं, बट एवेंजर्स भी भौचक्के थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उन्हें करना क्या चाहिए। वॉस्प, जो इस वक्त एवेंजर्स की लीडर है, वो उन्हें कहती है, सभी एवेंजर्स अलर्ट रहो, हमें किसी भी चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। वॉस्प के साथ ही वहाँ पे लोगों के बीच में भी हलचल मची हुई थी। स्कारलेट उन्हें देख के चिढ़ाता है और कहता है, शांत, ये अपनी बचकानी बातें बंद करो और तुम्हारे नए भगवान के मुख से निकले इन सुंदर शब्दों पे ध्यान दो। ये कहते हुए वो कैंग द कॉन्करर की तरफ इशारा करता है। कैंग स्कारलेट से कहता है, इन्हें डराओ मत स्कारलेट, हमें इनका अटेंशन मिल चुका है, और एवेंजर्स, तुम सब बिना किसी चालाकी के एक जगह खड़े रहो। अगर मुझे तुम्हें और तुम्हारी पृथ्वी को तबाह करना होता तो मैं कब का कर चुका होता, पर मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ पे तुमसे बात करने आया हूँ, तो अपना ध्यान, चित्त और मन इस ओमनी स्क्रीन की तरफ केंद्रित करो, क्योंकि अब समय आ चुका है कि तुम सब अपने भयावह भविष्य से परिचित हो सको। कैंग की ओमनी स्क्रीन में कुछ स्टार्ट होने से प्रतीत होता है। कैंग अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है, अब सवाल ये आता है कि इस भयावह भविष्य की शुरुआत कहाँ से होगी। तो मैं तुम सब पे एक एहसान करते हुए बता देता हूँ कि ये सब पूरब से चालू होगा, और जब तक तुम सब इन्हें लोक पाने के बारे में प्लान ही कर रहे होगे, तब तक ये खौफनाक कीड़े अपना काम कर चुके होंगे। ये कीड़े खुद मौत का जीता जागता स्वरूप हैं। ये रेडियो एक्टिव सोल्जर्स हैं, और इन सबका लीडर एक कम्युनल माइंड का है। इनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य नहीं रहता, वो खुद इनके तरह एक जीता जागता विष बन जाता है। ऑफ कोर्स कुछ मनुष्य फिर भी बच जाते हैं, बट यहाँ की हवा और पानी दोनों ही विषैली हो चुकी है। ये कीड़े जिन्हें छूते हैं वो खुद इनके साथ मिल जाता है, और इनकी तादाद बस उतनी ही होती है जितनी उन एटम्स की जो किसी लैटिस को सराउंड करते हैं। इनका तर्क और विवेक बस एक के काबू में है, और आज जिस मानवता को हम जानते हैं वो मानवता भविष्य में लुप्त हो चुकी होगी। पर शायद, वैसे मुझे कोई उम्मीद तो नहीं है, पर तुम इतने काबिल हो सकता है कि इस भयानक भविष्य का सामना कर पाओ। पर भविष्य सिर्फ एक दिशा से अपना फन नहीं फैलाता। एक दिशा से देखें तो तुम्हारा कैपिटलिज्म, यानी कि तुम्हारा पूंजीवादी, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। वर्किंग और लेबर क्लास को रोबोट से रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद क्या होगा? वही जो हमेशा से होता आया है, दंगे, फसाद और भेद। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें बचाएगी, या फिर तुम्हें लगता है कि ये तुच्छ एवेंजर्स कुछ कर पाएंगे? गवर्नमेंट तो बस उन कुत्तों के समान होगी जो ठीक से भौंक भी नहीं पाती। पावर सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास होगी जो एक कागज के टुकड़े को ही अपना परमेश्वर मानते हैं। चलो मान लिया, तुम इस समस्या से भी निपट जाओगे, पर क्या तुम ग्लोबल विंटर से बच पाओगे? क्या तुम उस कॉलोनी से मुकाबला कर पाओगे जिसने तुम्हारे चांद पे कब्जा कर लिया है? चलो ठीक है, हालांकि तुम सब इस उपाधि के काबिल तो नहीं हो, पर चलो ये भी मानते हैं कि तुम ये और इसके अलावा भी कई समस्या से लड़ पाओगे। पर क्या तुम म्यूटेंट्स का मुकाबला कर पाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि म्यूटेंट्स हमेशा तुम्हारे साथ होंगे? क्या तुम इतने मूर्ख हो? अरे हाँ, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। तुम्हारी औकात तो उस धूल के समान है जो किसी के आंख में जाके भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। तुम लोग क्या मृत्यु के साथ खेलोगे? तुम तो वो हो जो मेरे सबसे खराब सैनिक के थूक को चाटने के भी काबिल ना हो। समस्या वहां से आएगी जहां तक तुम्हारा ज्ञान और विज्ञान दोनों विफल है। तुम देखोगे, तुम तड़पोगे, तुम लड़ोगे, माफ करना,
तुम लड़ने की एक हारी हुई कोशिश करोगे, पर इन सब के बाद भी तुम हारोगे। और याद रखना, मैं कोई झूठा मसीहा नहीं हूँ जो तुम्हें डराने के लिए ये सब बकवास कर रहा। मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, समय का वो निवासी जिसके आगे वो खुद अपना सर झुका देता है। ये सब तुम्हारा भविष्य है। एवेंजर्स उसकी ये बातें सुन के आग उबला हो चुके होते हैं। विजन उनसे कहता है कि उन्हें मौका देख के जल्दी से जल्दी इस पे हमला करना चाहिए, पर वॉस्प उन्हें रोकती है और कहती है कि इस वक्त शायद उन्हें सही में कैंग की बात सुननी पड़ेगी। वॉस्प की ये बात सुन के स्कारलेट अजीब सी मुस्कान के साथ कैरल को कहता है, तुम्हारी लीडर सही कह रही है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कैरल उसकी आवाज सुन के कुछ वियर्ड सा बिहेव करने लगती है और वो कहती है, ये तो मार्कस है। कैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि तुम सब अपनी तुच्छता की वजह से आने वाले खतरे के सामने कैसे सर झुका के खड़े होगे, पर इन सब से बचने का एक रास्ता तो है। पर वो क्या रास्ता है तुम जानते हो? अरे ज्यादा सोचो मत, वो रास्ता मैं ही हूँ। वो रास्ता तुम्हारे सामने खड़ा है, बस मेरे कदमों पे लेट जाओ और ये धरती मेरे हवाले कर दो और तुम सब बच जाओगे। वो कैंग ही है जो तुम्हें इस भयानक मंजर से बचा सकता है। वो कैंग ही है जो तुम्हें उस तारों के बीच की जगह में ले जा सकता है। वहीं पे खड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, बस करो कैंग, बहुत हुआ। हम तुम्हें बस इसलिए बोलने दे रहे थे क्योंकि हमें तुम्हारे डेमोस्लेस बेस का पता लगाना था, और अब क्योंकि इस चीज का पता चल चुका है इसलिए हम तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं। और फिर एक बड़े धमाके के साथ कैंग के डेमोस्लेस बेस पे वार होता है, पर इससे उस बेस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कैंग उन्हें ये कहता है कि उसने अपने डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज को जानबूझ के कुछ देर के लिए डिसेबल किया था ताकि वो सब ये देख सकें कि वो कितने नाकारा और मूर्ख हैं। कैंग साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि ये कोई प्रपोजल नहीं पर एक जंग का ऐलान है। वो उन्हें बचाने नहीं कॉन्कर करने आया है। वो कहता है कि कैसे पहले वो फ्रांस और जर्मनी में कब्जा करेगा और उसके बाद अमेरिका अपने ही इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा और यहीं से उसका पतन चालू होगा। यूरोप को फॉल होने में महज 3 हफ्तों का समय लगेगा और जब ये सब नेशंस खत्म हो जाएंगे तो बाकी दुनिया अपने आप घुटने टेक देगी। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये कॉमिक सीरीज 2001 के अराउंड में स्टार्ट हुई थी और उस समय वेस्ट अपने आप को काफी सुपीरियर समझता था एंड टू बी ऑनेस्ट अभी भी समझता है, जो कि आप जानते ही होंगे। और शायद इसीलिए ही आपको इस कॉमिक में जिन कंट्रीज का नाम सुनने को मिल रहा है वो सभी वेस्टर्न वर्ल्ड की ही कंट्रीज हैं। कहानी की ओर हम वापस चलें तो कैंग उन्हें ये बताता है कि कैसे इस दुनिया के सुपर हीरोज बस उसके सिपाही मात्र बन जाएंगे। साइंटिफिक स्कैनिंग के द्वारा सिर्फ उन्हीं इंसानों को जीने का अधिकार मिलेगा जिनकी जीन्स वाकई में काबिले तारीफ होगी। इस अर्थ का एक पर्पस होगा। कॉलोनी शिप्स अलग अलग जगह जाके अपनी डेस्टिनी को अवेक करेगी। गवर्नमेंट ऑफिसर उसे कहता है कि ये वर्ल्ड उसके खिलाफ यूनाइट होकर लड़ेगा, पर कैंग उनसे कहता है, तुम्हें सच में लगता है ऐसा कुछ होगा? चलो माना कि दुनिया की सभी सरकारें मिलके मेरे खिलाफ होंगी, बट तुम्हारी जनता, क्या वो भी मेरे खिलाफ होगी? आखिर ये सो कॉल्ड यूनाइटेड गवर्नमेंट क्या ऑफर करेगी? क्या उन्हें गारंटी दे सकती है आने वाली विपत्तियों से बचाने के लिए? क्या वो उन्हें सच में बचा सकती है? तुम्हारे लोग भी मुझे ही चुनेंगे क्योंकि मैं उन्हें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दूंगा। हाँ, मेरा हाथ उनको भारी जरूर लगेगा, पर आखिर उनके सर में किसी का हाथ तो होगा जो उन्हें सही में बचाने के सक्षम होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब सुन के अपने लोगों को ये बातें नहीं बताओगे, पर अब इसके लिए बहुत लेट हो चुका है। हम देखते हैं कि कैसे कैंग ने बहुत ही चालाकी से पूरे ओमनी स्क्रीन का लाइव टेलीकास्ट अर्थ के सभी डिवाइसेस में किया था। इस टेलीकास्ट के बाद दुनिया भर के सुपर विलेंस कैंग का साथ देने के लिए निकल जाते हैं। कैंग अपनी बात को कंटिन्यू करता है और उन्हें बताता है कि कैसे अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं, पर वो फिर भी जंग को जीतने के कगार पर है। वो वहाँ से रवाना होता है एक आखिरी वार्निंग के साथ। वो कहता है कि उसके जाते ही अगर किसी ने चालाकी दिखाते हुए कैंग या स्कारलेट सेंचुरियन पे वार किया तो ये पृथ्वी का अंत होगा और इस बार वो कोई दया नहीं दिखाएगा। मिलिट्री उस पर हमला करने ही वाली होती है कि उन्हें ऑर्डर्स मिलता है कुछ ना करने का। कैंग उसे कहता है, बहुत बढ़िया, शायद तुमसे अभी भी थोड़ी उम्मीद रखी जा सकती है और वो भविष्य जिसके बारे में मैंने शुरुआत में तुम्हें वार्न किया था वो अब बहुत करीब आ चुका है। अपना ध्यान पूरब दिशा की ओर केंद्रित करो। कैप, थॉर सहित बाकी एवेंजर्स उस धमाके वाली जगह में पहुंच चुके थे। वो देखते हैं कि वहाँ डार्क स्टार नाम की एक सुपर हीरो जख्मी पड़ी थी। वो उनसे कहती है, वो वापस आ गया। कैप्टन अमेरिका उससे पूछते हैं, कौन वापस आ गया है डार्क स्टार? तभी वहाँ एक चमकती रोशनी से उनका सामना होता है और वहाँ उन्हें किसी के प्रेजेंस का अनुभव होता है।